एटॉमिक कोलिजन। तो एटम को एक्साइट करने का आपने केमिस्ट्री में बेटा एक ही पढ़ा है, और अब तक फिजिक्स में भी आपने सिर्फ एक ही मोड पढ़ा था, केमिस्ट्री में कोलिजन वाला मोड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके फंडे आपको वहां अप्लाई करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। केमिस्ट्री में हमेशा जो एक्साइट करते हैं आप इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वो केवल ईएम वेव्स या फोटोन के थ्रू करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास एनर्जी फोटॉन्स, हाइड्रोजन गैस में से एनर्जी फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पास करोगे तो वो इनको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। बात हुई थी, मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था आपको। ये कुछ लाइंस मिसिंग हो जाती हैं स्पेक्ट्रम में से, क्योंकि उनको वो एब्जॉर्ब करके आप हायर स्टेट में चला जाता है। तो आपके फोटोन, जितने एनर्जी फोटोन्स आप गैस से पास कर रहे हो, सबकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा बेटा। हाइड्रोजन एटम कोई भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही नहीं। इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था वो। ठीक है, तो पहली में जाने के लिए आपको पता है 10.2, दूसरी में जाने के लिए 12.09, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहीं आया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी फोटोन ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एंड नो एक्साइटेशन विल टेक प्लेस। ये पहला मेथड है ईएम वेव्स और फोटॉन्स में। फिर आपको बताया था मैंने कि अगर 15 इलेक्ट्रॉन 13.6 के ऊपर कुछ भी दे दोगे तो वो ले लेगा, क्योंकि वो मान लो 15 दे दिया आपने, तो 13.6 तो बाहर निकालने में काम में आ जाएगी, और 15 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट 0 से लेकर 13.6 के बीच में वो हर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो केवल उतनी एब्जॉर्ब करेगा जो किसी एनर्जी डिफरेंस के बराबर आती है। तो जब आप ईएम वेव्स या फोटॉन्स के थ्रू एक्साइट करते हो तो ये इसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। बट मान लो आपने एक न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, तो भी हाइड्रोजन एटम का अब इसमें एक्साइटमेंट हो जाएगा। ये एक्साइट कर सकता है, एक न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है, बट ए फोटोन ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल नॉट एक्साइट हाइड्रोजन एटम। ये बात क्लियर है क्या आपको? ये दो डिफरेंस है इन मेथड्स में, ये अपना क्लियर है, ही पढ़ चुके हैं अपन आज तक ये। अब हम समझेंगे कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन कैसे एक्साइट कर सकता है। बट आपको ये बात समझ आ रही है क्या कि एटम का एक्साइटेशन अब दूसरी तरीके से भी हम हमेशा देखेंगे जब भी इस तरह की कोलिजन की बात करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बोल रहा है फोटॉन्स के थ्रू एक्साइट करोगे तो फिर क्लियर है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कोई एक्साइट नहीं होगा। बट ए न्यूट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकता है, क्योंकि इसमें से वो 10.2 ले सकता है। कैसे लेता है उसकी भी कंडीशन है, वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहले इसमें और कोलिजन में डिटेल में जाने से पहले एक बार 11 का देख लो आपने क्या पढ़ा था। कोलिजन का कैटेगराइज उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये जानना भी बहुत जरूरी है। आपने जो अब तक पढ़ी है वो नॉर्मल पार्टिकल डायनामिक्स में पढ़ी है आपने कोलिजन। जैसे कि मान लो M1 M2 है, ठीक है, M1 M2 मास है। क्या इसमें लाइट क्यों आती है इतनी? ठीक है ना, M1 M2 आपके मास के पार्टिकल्स हैं जो आपने अब तक पढ़ा। ये कोलाइड करते थे, तो कोलाइड क्या होता था? डिफॉर्मेशन भी होता था यहाँ पे इनका। ठीक है ना, यहाँ पर इनकी तो काइनेटिक, यहाँ पर क्या होती थी? काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफॉर्मेशन एनर्जी होती थी, फिर ये अलग हो जाते थे V1 V2 से। ठीक है ना, और नहीं पढ़ी है तो मोमेंटम पार्ट 2 में देख लेना बेटा, ये वीडियो है सारे इसके कोलिजन, उसमें ये सब टाइप बता रखे हैं। ठीक है ना, वैसे मैं यहाँ पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर भी किसी को और रिवाइज करना हो तो देख सकता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफॉर्मेशन है, और वहां पर क्या है, जब अलग हो गए काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफॉर्मेशन है, तो हियर काइनेटिक एनर्जी लॉस गोज इनटू डिफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह की जो पार्टिकल कोलिजन थी, आपका जो काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आता था, अगर इलास्टिक कोलिजन थी तो चेंज आता नहीं था, डिफॉर्मेशन एनर्जी जीरो हो जाती। देखो, अगर मान लो आपकी बॉडीज इलास्टिक बॉडीज है, मतलब फोर्स हटाओगे तो वापस कंप्लीट शेप अपनी रिगेन कर लेती हैं, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि डिफॉर्मेशन एनर्जी में जा ही नहीं सकती, इलास्टिक बॉडीज है। तो वैसी कोलिजन को आपने क्या बोला था, बहुत ध्यान से समझेंगे। देन कोलिजन दैट विल बी कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन थी वो। ठीक है ना, जब डिफॉर्मेशन एनर्जी नहीं है देन कोलिजन विल बी इलास्टिक। और अगर मान लो V1 इक्वल टू V2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन, दोनों चिपक के चल देते हैं, वही मैक्सिमम लॉस होता है बेटा ये। ठीक है ना,
ये जब दोनों साथ में चलते हैं काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस है, क्योंकि यहाँ प्रोसेस देखिए कैसी है, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, डिफॉर्मेशन होते हैं। कब तक धक्का मारते हैं? एक बार जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती, और उसके बाद अलग होना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अलग होना शुरू कर देता। अगर इनकी वेलोसिटी सेम होने के बाद ये अलग हो ही नहीं, इनमें वापस रिफॉर्मेशन आया नहीं, तो क्या करेंगे? उसी वेलोसिटी से साथ में चल देंगे। तो ऐसी कोलिजन क्या कहलाती है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाती है। ठीक है ना? कि आई बॉडीज पूरा डिफॉर्म करा, एक दूसरे को दबा रही थी, फिर बस वैसे ही चलती, वापस रिफॉर्मेशन आया नहीं। रिफॉर्मेशन आएगा तो वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है? और डिफॉर्मेशन पे ही रुक गई बात, तो बस दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम हो जाएगी। ऐसी कोलिजन क्या कहलाती है? परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाती है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम। ठीक है? तो ये जनरल ध्यान रखेंगे अब अपन। अब इसमें भी एटॉमिक कोलिजन में भी काम में लेने वाले हैं। अगर आफ्टर कोलिजन पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो वो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है? वो क्या है आपका? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली उस मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी से आप बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लिखें, फिर एनर्जी की इक्वेशन लिखें, V2 को V1 की टर्म में लिखें, dy बाई डी एक्स जीरो करें, तो इन सबसे निकल के आ सकता है कि अगर आपकी दो वेलोसिटीज दोनों की बराबर हो जाएंगी, तो वो केस आपका क्या होगा? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का केस होगा। उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे V1 V2 से आ रहे हैं पार्टिकल, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैसे निकालेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से उनकी आफ्टर कोलिजन कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। ऐसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। अब बेटा इसमें याद नहीं पड़ा हुआ है कोलिजन बिल्कुल, तब भी आ जाएगा समझ। अभी मैं सोचना में कोलिजन पढ़ना, ठीक है ना, उसके बिना भी आ रहा है। एक लाइन यूज कर रहा हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन, तो आपको लिखना नहीं आता कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है? तो अब ये ध्यान रखना है, तो सब बच्चे अभी ध्यान रखेंगे कि अगर कॉमन वेलोसिटी हो जाती है, वो मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी की सिचुएशन होती है, उसमें डिफॉर्मेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इफ v1 इज नॉट इक्वल टू v2 एंड डिफॉर्मेशन एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल भी नहीं है दोनों की वेलोसिटी और डिफॉर्मेशन एनर्जी भी जीरो नहीं, मतलब बीच की स्टेज है, ये थोड़ा सा रिफॉर्मेशन भी हो गया है, ऐसी कोलिजन क्या कहलाती है? इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। बेटा एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन तो यही है कोलिजन का। अब आपके एग्जाम में कुछ गड़बड़ कर दे तो कर दे, क्योंकि एक आध बुक में उल्टा पुल्टा कर रखा है। ठीक है ना? इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक एक ही चीज है, ये ध्यान रख लो, क्योंकि इलास्टिक लिखे आप उसे परफेक्टली इलास्टिक तो लिखा ही लेकिन नहीं लिखेगा, नाम ही इलास्टिक है, उसको जबरदस्ती परफेक्टली लगा देते हैं। ठीक है? तो इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी एकदम कंजर्व, कोई डिफॉर्मेशन में नहीं गया। इन इलास्टिक मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, कुछ डिफॉर्मेशन में भी चलेगी। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जबकि आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है? तो ये कैटेगराइजेशन है कोलिजन का, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। तो मीनिंग क्लियर है क्या आपको? जैसे वहां लगे थे सेम यही यूज कर रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है? जैसे वहां पर मीनिंग थे वैसे मैं यही यूज करने वाला हूं, तो वहां पर जो मीनिंग थे वो क्लियर है क्या आपको जब आप डिफॉर्मेशन की बात करते थे? कि कुछ काइनेटिक एनर्जी का पार्ट किस में चला जाता है? डिफॉर्मेशन एनर्जी में चला जाता है। तो अगर नहीं जाता है, बिल्कुल कंजर्व रहती है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। और पूरा की मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाता है, उससे ज्यादा पॉसिबल तो है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है ना? कोलिजन में कितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, जबकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। इस स्टेज पर जो डिफरेंस आएगा, दैट इज द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? और फिर आपका ये परफेक्टली इलास्टिक हो, बीच की इनइलास्टिक है कि कुछ वेलोसिटी भी सेम नहीं है, मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर नहीं हुआ है बट कुछ ट्रांसफर हो गया है काइनेटिक एनर्जी का। दोज आर इन इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है? यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को?